नमस्कार। डीडी कॉन्क्लेव के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और बात हो रही है बिहार की। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है बिहार में और ऐसे में सभी दल अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं जनता का समर्थन हासिल करने के लिए। लेकिन उससे पहले अभी माथापच्ची सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के चयन को लेकर चल रही है। लेकिन इस बीच जमीनी मुद्दे क्या हैं इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर न सिर्फ बिहार की बल्कि देश भर की नजर लगी हुई है। तमाम मेहमानों के माध्यम से हम जमीनी नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक बिहार की सियासत में कौन से बड़े पड़ाव रहे हैं और यहां से क्या नए बदलाव की एक संदेश या संकेत दिखाई पड़ रहा है। इन तमाम विषयों पर खास मेहमानों के साथ हम बात कर रहे हैं और इस वक्त बात बिहार की। इस पैनल में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे माई ओर मौजूद हैं हरी सहनी जी, जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, बीजेपी के नेता हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। सर, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ के इस मंच पे। और आपकी सरकार है और आप लोग 20 साल के सुशासन पे वोट मांग रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। इसके अलावा मेरे दाईं ओर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और एमएलए प्रतिमा दास जी। मैं बहुत स्वागत, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आप लोग अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं, महागठबंधन के तौर पे अपनी सरकार बनाने के तौर पे आप लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या गुंजाइश आपको दिखाई पड़ती है, आप दोनों से समझने की कोशिश करेंगे। सैनी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आपको सरकार में रहते हुए जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण को लेकर, क्या हासिल किया है आप लोगों ने ताकि जनता को बता सकें और आप उनका समर्थन फिर से आपको मिल सके। जरा संक्षेप में गिना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि प्रश्न आपने किया और बिल्कुल जनमानस के विषय को, जिसका हर प्रांत नहीं, हर गांव नहीं, हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति को आवश्यकता है। और बिहार में 64% आबादी लगभग पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का है। इसके लिए ये मेरा विभाग है जहाँ पढ़ने पढ़ाने की बात होती है। यही बिहार है जहाँ एक भी विद्यालय नहीं हुआ करता था, स्पेशली इस समाज के लिए। लेकिन आज के दौर में हम सभी जिलों में लगभग 520 आसन के हम हॉस्टल सहित विद्यालय का प्रारंभ किए हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर वो तो अलग हॉस्टल चलते हैं, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के माध्यम से ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, चूंकि सब जानते हैं जो पढ़े सो बढ़े जी, चाहे वो किसी समाज का लोग हो, इसलिए सरकार का निगाह है। आप अभी देखे होंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम हर जिले में अपना कोचिंग सेंटर प्राक प्रशिक्षण के माध्यम से 60 विद्यार्थी का 2 बैच चलाते हैं, जिसमें विद्यार्थी जाकर अपना वो कोचिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम बड़े बड़े कंपटीशन फेस कर सके। इसके लिए वहाँ व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो सरकार का निगाह है। अभी जितना छात्रवृत्ति दिए जाते थे, सारे बच्चों को उसका दोगुना छात्रवृत्ति दिया गया है। और जब पढ़ने पढ़ाने की बात हो तो इसी सरकार ने ही तो शुरुआत ही किया है। तो इसलिए ये इस माध्यम से लगता है कि हम बिहार को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है सर, जब हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक वोट बैंक के तौर पे भी तमाम प्रयास दिखाई पड़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के पुरोधा माने जाते हैं आपके मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश जी, और इस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग के लिए ऐसी योजनाओं के साथ आना, मौजूदा वक्त में आपके एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग कहाँ पे खड़ी है इस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए? ये पहली बार ये आवाज उठा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और नारा आया तो उसको वास्तविक में उतारा भी गया। लेकिन हम जब तक जीवित रहेंगे हमारे परिवार में कुछ न कुछ काम बचा होगा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि वो काम आगे बढ़ने का सिलसिला कितना है, कितना वो आगे बढ़ रहा है, गति उसका सही है या नहीं। अभी हम आ रहे थे तो पता चला कि भाई जाम में फंसे थे, तो कोई लोग बोले, नाम नहीं का बताऊंगा, बोले कि भाई ये गलती तो आप ही की है कि आपने इतना ना विकास किया कि आज रोड पर इतनी गाड़ियां चल रही है
कि आप जिधर जाइए उधर देखिए, जबकि इतना ओवर ब्रिज बना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये हर वर्ग को आगे बढ़ाने का हर क्षेत्र में काम हो रहा है, इसलिए भरोसा है। ठीक है प्रतिमा जी, वो कह रहे हैं कि साहब इतना विकास किया है कि आज लोग विकास देख रहे हैं, उसकी चकाचौंध को भी देख रहे हैं, और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वो तमाम वर्गों को जोड़ने का उनका एक नीतीश जी का प्रयास रहा है। मौजूदा वक्त में भी वो वही प्रयास करते नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे जनता से, तमाम वर्गों से, ताकि उनकी सोशल इंजीनियरिंग इस बार काम ना आने पाए और आपको उसका फायदा मिले? मैंने सुना कि समाज के हर वर्ग के लोगों के मान सम्मान अधिकार की बात हो रही है, और इसी देश में न्याय के सबसे बड़ा मंदिर, जहाँ पर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग न्याय की उम्मीद से जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे न्याय मिलेगा, हमारे साथ न्याय होगा, जिसको हम कोर्ट कहते हैं, जहाँ संविधान ग्रंथ होता है इस हिंदुस्तान का, धार्मिक ग्रंथ नहीं, सामाजिक ग्रंथ है, जहाँ सनातन के नाम पर देश के सबसे बड़े न्यायमूर्ति को जूता चला करके मारा जाता है। उसमें सरकार का तो कोई रोल नहीं है ना, वो व्यक्ति विशेष जब से नहीं मैं एक मिनट मेरी बात सुन लिया जाए। सभी ने तरीके से खुले शब्दों में, मैंने आपको टोका नहीं, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, इसीलिए तो सुन लीजिए, फिर मैं आपका जो आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। जूता इसलिए चलाया गया कि सोशल इंजीनियरिंग में समाज के सबसे निचले पैदान पे बैठने वाले और समाज के सबसे निचली जाति से आने वाले जो अपर न्यायमूर्ति वहाँ पे जो बैठे हैं, वो कौन बिरादरी से आते हैं? वो दलित समाज से आते हैं। अभी रायबरेली में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मार मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, वो किस समाज से आते हैं? दलित समाज से आते हैं। मारने वाला कौन होता है? कहीं ना कहीं उसको, वो जो मारने वाले लोग होते हैं वो सनातन की बात करते हैं। कैसी सनातन? किस तरह का सनातन? क्या सनातन हमें उग्र, किसी को मारना, किसी का अपमान करना ये सिखाता है? तो सनातन सनातन अब मैं शिक्षा पे भी आ रही हूँ, मैं शिक्षा पे आता हूँ, क्योंकि आपने जो ये बात कही, इन्होंने जो कहा मैं उन्हीं का जवाब, आप जो पूछ रहे हैं मैं उसे आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। शिक्षा की बात, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, CAG का रिपोर्ट है, और बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और किस विभाग में हुआ है? पंचायती राज विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में, शिक्षा में और कृषि में। ये जितने भी विभाग हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, जो 85% की हम बात करते हैं, उनके विकास के लिए खर्च किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ कागजों पे यहाँ काम हो रहा है, कागजों पे आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, लेकिन गांव में बिल्कुल उसका उल्टा दृश्य है। तो उस पे सरकार क्या जवाब? आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपके समय में घोटाला हो रहा है। दूसरा, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि समाज के दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा है सनातन के नाम पे। ये 2 आरोप हैं, बताइए। अभी बोली है कि कागज पर काम हो रहा है, ये राजनीति करने वाले लोगों का ये बयान हो सकता है। वास्तविक में जब हम गांव में जाते हैं तो हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के ऊपर, और खासकर जो बुजुर्ग है, जो पहले का बिहार देखे हुए हैं, पहले का देश देखे हुए हैं, उन्हें पता चलता है कि वास्तविक में विकास कितना हुआ। मैं बोलते रहता हूं कि विकास कितना हुआ, इसके लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री का आपको अध्ययन करने का जरूरी नहीं है। केवल आप अपने घर के, अपने समाज के जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप पूछ लिए कि चचा, दादा, भैया बताइए कि पहले भी देश था, आज भी देश था, लेकिन कांग्रेस के समय में गरीब गुरबा के घर में, गरीब टोला मोहल्ला में विकास हुआ था, या मोदी जी के, नीतीश जी के कार्यकाल में? उनका जवाब आप जब सुन लेंगे तो फिर दूसरे से पूछने का आवश्यकता नहीं। वो कहना कि दलितों पे अत्याचार बढ़ गए हैं आप लोगों की सरकारों के समय में, ये बात, पिछड़े वर्ग पे, दलित पे, ये बात ये कह सकती हैं, लेकिन बिहार जानता है, देश जानता है कि कब किस समय में कितना नरसंहार हुआ था, किनके द्वारा हुआ था। 7 दिन में 97 हत्याएं हो रही हैं। नरसंहार की बात करते हैं। कार्यकाल में SC ST सवर्ण और ABC को किस पदाधिकारी के पद पर कौन ज्यादा रहते थे, वो आंकड़ा देख लेंगे, आप अपने पता चल जाएगा कि भाई इनके प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
प्रतिमा जी, सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव में लगातार एनडीए की तरफ से बीजेपी लगातार, जेडीयू, तो तमाम जो दल हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि साहब अगर आपका गठबंधन, महागठबंधन सत्ता में आया तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी भी उसके एक तरीके से बैगेज को ढोती नजर आती है। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं और उस समय की स्थितियां सबने देखी हुई हैं, तो इस आरोप पर क्या कहना है? जी, आरोप जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये राजनीति करती हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मैं राजनीति करूँगी, मैं भजन करने थोड़ी आई हूँ, मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ कि भजन करूँगी। मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मैं समाज सेवा करती हूँ, मैं राजनीति ही करूँगी। राजनीति करूँगी अपने दलित भाइयों के लिए, राजनीति करूँगी महिलाओं के लिए, राजनीति करूँगी बेटियों के लिए, राजनीति करूँगी उन छात्रों के लिए जिनको पटना के सड़कों पे बेरहमी से पीटा जाता है। मैं राजनीति उनके लिए करूंगी, गरीब बच्चों के लिए जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो घूस दे करके नौकरी कर दे। सिर्फ ये कह देना कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, विकास कहीं दिख नहीं रहा, विकास खो चुका है और बिहार की जनता उसको खोजने निकल गई है और 14 तारीख को खोज करके लाएगी और उसका जो मौजूदा सरकार है वो कहती है, आपको साफ साफ दिख जाएगा। मौजूदा सरकार ये कहती है कि 10 लाख नौकरी दे दी है, रोजगार दिया गया है और जो स्वरोजगार के अवसर हैं वो लाखों पैदा किए गए हैं। युवाओं की चिंता की जा रही है और रिवर्स माइग्रेशन, मतलब जो तमाम लोग बाहर गए थे उनमें से एक बड़ा वर्ग है जो वापस प्रदेश आके अपना काम धंधा शुरू कर रहा, वो ये दावा करते हैं। देखिए, दावा अब फिर वही बात है, नहीं जो सरकारी नौकरी की बात है उसके लिए तो फिर हमने तो सदन के अंदर भी ये बात रखी है कि आउटसोर्सिंग तो ये पहली बार हम लोगों ने सुना है बिहार में। आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, जो अच्छा क्वालिफिकेशन लेकर के बैठे हुए हैं, घर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, महंगाई इतनी है, लाचारी उनके साथ इतनी है कि 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए वो बेबस है। अब आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक ये तीनों शोषण बिहार के नौजवानों को हो रहा है। सिर्फ कह देने से कि हमने नौकरी दिया, अभी क्या हो रहा है, जब आपने नौकरी दी, जब आपने से जीविका समूह बनाया, करोड़ों महिलाओं को सेल्फ हेल्प से ग्रुप से जोड़ा, तो फिर क्या ज़रूरत है वोट खरीदने के लिए 10-10 हज़ार रुपया देने की? बिहार के खजाना को खाली करने की क्या ज़रूरत है? उस 10,000 रुपयों से या फिर हमारी जो जीविका दीदियां हैं उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? ठीक है सैनी जी, सवाल ये कि युवाओं का, वही सवाल ले रहा हूँ। पहले उनके प्रश्न ये बोले कि मैं राजनीति करने आया हूँ। राजनीति करने वाले का मतलब ये नहीं है जो मन में हो वो करेंगे। राजनीति करने वाले को भी कुछ नीति पर ध्यान देना होगा। जिन्हें पता होगा कि भाई सब्जी में कितना होना चाहिए, राजनीति में कूटनीति, जितना सब्जी में नमक, जितना खीर में चीनी, तो ये आपको पता रहे, इसके लिए जरूरी है कि धर्म नीति से भी आप जुड़े रहे हैं। आप राम राज की हम बात करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं धर्म नीति है, इसीलिए आज तक अच्छे राजा बने, अच्छे शासक बने, तो आज तक उनका हम गुणगान करते हैं। ठीक बात है। इसलिए जो लोग उससे हट के इतर होके जो काम करते हैं तो वो न तो राष्ट्र का सम्मान कर पाते हैं और न अपने प्रांत। ठीक बात है, राष्ट्र, हाँ। ये जितना लेकिन जो आरोप था वो उसका बहुत मूल सवाल है युवाओं को लेकर, युवाओं के परीक्षाओं को लेकर, उनके रोजगार को लेकर और पलायन की समस्या को लेकर। ये जो उन्होंने आरोप लगाया उसका मूल आधार ये है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आंकड़े गिनाएंगे आप नौकरी को लेकर? जी गौर कीजिएगा, आप रेशियो जब देखेंगे कि कब किस समय में कितना नौकरी मिला, ये जब देखेंगे तो आवाज बोलती बंद हो जाएंगे। केवल 2 करोड़ नौकरी के बारे में पूछिए, कह देना और आंकड़ों से बिल्कुल इतर रहना ये अलग विषय है। आप देखेंगे तो उस समय में जितना रोजगार मिल रहा था, जितना नौकरी, अब उसका कई गुना ज्यादा मिल रहा है, ये सब मानते हैं। अब कुछ लोग नहीं मानेंगे, कहते हैं कि हम पंचायती मानते हैं लेकिन खुट्टा गाड़ेंगे अपने जगह पर, तब वैसे लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा। नहीं तो बाद बाकी सब लोग मानते हैं। और मैंने पहले क्या कहा कि जब आप अपने परिवार, जैसे परिवार है वैसे प्रांत वैसे देश, परिवार में भी हम कुछ न कुछ पूरा जीवन हम अर्जित करते रहते, कुछ न कुछ समस्या रहता है, लेकिन देखना ये है किस गति में उस समस्या का समाधान किस पार्टी के कारण। अभी प्रतिमा जी ने भी और वैसे भी आपके जो विरोधी हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं कि साहब पलायन अभी भी एक समस्या बनी हुई है, खासतौर से युवाओं के लिए अवसरों की कमी है।
क्या कुछ आंकड़ा रख सकते हैं कि आपने कितनी नौकरी दी, कितना स्वरोजगार के मौके दिए, ताकि इस समस्या से निपटा गया हो, बिहार के युवाओं को बिहार में ही मौका मिल रहा हो, अवसर मिल रहा हो? अच्छा, एक बात कह दीजिए, जितना रोजगार कौशल विकास योजना के माध्यम से हम जितना रोजगार दे पाए हैं, ये छुपी हुई 10 लाख नौकरी की बात किए थे, 12 लाख से ज़्यादा नौकरी की बात की है, और भविष्य में भी वो 5 साल में वो देने का चर्चा ये हम जिस तरह से किए। दूसरा, कुछ जो कुछ नहीं किया वो कहता है हम पहाड़ तोड़ के ला के देंगे, तो उनके कथनी को लोग जनता सुनेगी, या जो कर रहे हैं, मैं बहुत जगह बोलता हूँ, जो बार बार आपको ठगते आ रहा कि मैं आपको समंदर ला के दूंगा, एक तरफ वो कहने वाले हैं और एक तरफ एक गिलास पानी देते हैं, दोनों में आपके लिए कौन श्रेष्ठ है? सबका एक ही उत्तर आता है, जो हमें एक गिलास पानी देता है। तो आज तो कम से कम है ये कि कुछ लोग केवल झूठ बोलकर राजनीति किए और कुछ लोग काम कर राजनीति कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता भी, सबको मन में रहता है, सभी के मन में, कि हमारे लीडर ईमानदारी पूर्वक काम करे। तो लीडर ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, इसीलिए बिहार और देश दुनिया के मानचित्र पर छा रहा है। लेकिन कुछ लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो नेता ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता भी ईमानदारी पूर्वक 2025 के चुनाव में रिजल्ट उसी ढंग से देख रहे हैं कि हर सूरत में 2025 में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। ये सब पूरी बिहार की जनता मन बना चुकी है। प्रतिमा जी, एक और विषय को लेके आते हैं, क्योंकि एसआईआर के मसले पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी ने मिलकर यात्राएं की और आप लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस रहा चुनाव की तारीखों से पहले, काफ़ी पहले से आप लोगों को फोकस रहा। क्या अपेक्षित आपको उसका एक आधार बनता हुआ नजर आया जनता के प्रति? जनता की तरफ से ये समझ में आया कि साहब इसका फायदा मिलता नजर आ रहा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रमाण या इस प्रकार का सबूत नहीं आया जो बड़े तौर पे आप लोगों की बात को प्रमाणित करता हो। उसका फायदा क्या हुआ पूरी मुहिम का? देखिए, पहले तो इस मुद्दे से पहले जो कौशल विकास की बात थी, चूंकि बिहार की बात है, रोजगार की बात है, इसलिए कौशल विकास की बात करूंगी मैं। जो कि विधानसभा में एक कमेटी बनी थी और इस पर सवाल हमारे पार्टी के लोगों ने नहीं उठाया था। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और उस समय वो श्रम संसाधन मंत्री थे आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, जो अभी डिप्टी सीएम है, तो वो खुद उन्होंने आवाज़ उठाई, पहले सूची तो मंगवा लीजिए, कहाँ कहाँ से कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, कितने लोगों को नौकरी दिया गया। कौशल विकास सेंटर की बात करूँ तो 2 दिन पहले हम लोगों ने पेपर में पढ़ा कि एक दलित बच्ची के साथ ट्रेनिंग करने गई तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। तो ये तो चल रहा है सरकार में। एसआईआर का जो मुद्दा है, निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी 2 जो जीवित व्यक्ति थे उनको मृत घोषित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया उनका नाम। फिर हम लोगों ने प्रयास किया, कोशिश तो चल ही रही थी कि जो दलित हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो इतने जागरूक नहीं है, जिनको पता है कि हमारे पास वो राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अन्य जो हमारी चुनाव आयोग द्वारा जो दिया गया अधिकार है, उसके द्वारा हम जो वोट गिराने जाते हैं, सबको बैन कर दिया गया। आप मैट्रिक पास हैं, वो सर्टिफिकेट लाइए, आपके पास पासपोर्ट है वो लाइए। तो इस तरीके से क्या ज़रूरत है भरमाने के वोटरों को? ये एसआईआर कराने की क्या ज़रूरत है? अभी विधानसभा जब चुनाव सर पे था, जब यही वोटर 2024 में वोट दे करके केंद्र में सरकार बनवाते हैं, मेरा सवाल और ये था, विधानसभा में मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था, ये जो आप तर्क रख रही है लगातार पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। मेरा सवाल ये था कि इस पूरी एक्सरसाइज से आपको राजनीतिक तौर पे क्या लाभ मिला? मेरा मूल सवाल ये है। मैं आपको बता दूं, हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी लाभ हानि के लिए राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई है, और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है और ये जानती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, वो हमारे परिवार के सदस्य। उनको लगा कि बिहार के लोगों को ठगा जा रहा है, जब यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 7 दिन में 97 हत्याएं हो रही है। समस्या है या नहीं है यहाँ पे? तो घुसपैठियों का नाम क्यों नहीं उजागर किया गया? जो सीमांचल इलाके में लगातार सैचुरेशन से ज्यादा आधार कार्ड का बनना, तमाम उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ हैं,
कई ऐसे सवाल उठते हैं, अगर उसके शुद्धिकरण का काम चल रहा है, अगर उसके शुद्धिकरण का काम चल रहा है तो आप लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? मतलब अगर कोई व्यक्ति जो वोट, सुनिए ना, कोई प्रतिमा जी, कोई अगर व्यक्ति वोट देने का अधिकृत नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है, अगर वो इस प्रक्रिया से बाहर हो रहा है तो इसका विरोध क्यों? क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि देश में जो बाहर से आया है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, आपके सहयोगी महागठबंधन, उनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी गलत चीजों का बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन आप कह रहे कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम और 2 वोटर आई कार्ड। 2 वोटर आई कार्ड तो बिहार के डिप्टी सीएम साहब का भी था, विजय सिन्हा जी का भी मिला। तो ऐसा थोड़े है कि घुसपैठी है, कटना चाहिए ना, कटना ही चाहिए। हाँ, लेकिन तो वही प्रक्रिया में विरोध क्यों है? लेकिन जो जीवित है उनका नाम कैसे काट दिया गया? क्या आपने, कांग्रेस पार्टी ने उस पूरी चुनाव आयोग की प्रक्रिया का, जो कि संवैधानिक, हमारे संवैधानिक तरीके से दी हुई है, उसका अनुपालन करते हुए उनका नाम जुड़वाने का, संशोधित कराने का, रखने का क्या काम किया है? क्योंकि चुनाव आयोग सीधे तौर पे कहता है राजनीतिक दलों की ओर से, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग बीजेपी, वो ये कहता है कि साहब आप लोगों की तरफ से इतने आवेदन नहीं आए जितने आंकड़े दिए जा रहे हैं। सवाल ये है, ऐसा नहीं कि हमारे तरफ से लोगों ने पहल नहीं किया, हम लोगों ने किया। अब ये आपके चैनल के माध्यम से कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगी, अधिकारियों ने कहा कि प्लीज़ इसको डिस्क्लोज मत कीजिए, बताइए नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी। बीएलओ आते हैं घर पे, मैडम जिसका नाम कटा है प्लीज़ हमको बता दीजिए, हम उनका नाम जोड़ दें। तो ये सब चल रहा था। आपका विभाग क्या कर रहा है? लेकिन आप जो संवैधानिक संस्थाओं पे आप कब्जे की बात कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कुछ निकल के नहीं, ऐसा है नहीं जी। सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि आपने अभी तक कोई इतनी बड़ी रिलीफ नहीं मिली कि एसआईआर को उन्होंने मना कर दिया हो या तमाम चीजों को। खैर मैं आता हूं आपके पास, 9 तारीख को उसका फाइनल, बिल्कुल कल भी सुनवाई उस पर जी। सवाल ये है कि एसआईआर के मसले पर बात करते हैं। एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने पूरी एक मुहिम चलाई, क्या इसका एक नुकसान आपको जमीन पर दिखाई पड़ रहा है? दूसरा, आप लोग घुसपैठियों को लेकर लगातार सवाल खड़े करते हैं, तो क्या एक तुष्टीकरण की नीति को लेकर आप लोग लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं? इसका जमीनी स्तर इस समय आपको असर क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, गांव घर में, मैं गांव से आता हूं, गांव घर में होता है कि हमारे पुरखा का ये जमीन है तो उसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। परिवार के लोगों को लगता है ये देश केवल किसी नेताजी का नहीं है। देश के आज़ादी में शहीद हुए 10 लाख से अधिक पूर्वजों का ये देश है। अब उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कैसे बनेगा, इसके लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं कि ये काम, यदि ऐसा हम नहीं करते तो बंगाल का जब धरती जो रक्त रंजिश रहता है, उस तरह का नौबत बिहार में न हो। सबको पता है कि वोट देने का अधिकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको है, लेकिन जो बाहर से आकर यहाँ चाहे जैसे भी हो जम गए हैं, उसको कुछ लोग, कुछ पार्टियां अतिथि बनाकर उसको स्थान देकर रखना चाहते हैं। तो हमको बिहार का भी धरती बंगाल के तरह रक्त रंजिश न हो, उसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग को। कि एक जमाना था जब कहते थे लोग कि बक्सा से जिन निकलता है, तो जिस दिन बक्सा से जिन निकलता था उस दिन रात में भी जिन निकलता था। माँ बहन बेटी का इज्जत लूटता था, गाड़ी छीने जाते थे, तो ये उन दिनों का कहानी था। लेकिन वर्तमान समय में ये चुनाव आयोग क्या ये देन है कि वो जिन निकलना बंद हुआ। तो अब सड़क पर जिन नहीं, आपको पुलिस गाड़ी दिखाई देगी, जहां कोई समस्या होता है पुलिस गाड़ी पहुंचती है। ये कम से कम सरकार की व्यवस्था का देन है। और इस बात का खुशी होना चाहिए लोगों को, हमारे बिहार वासियों को, कि कम से कम ये कदम बिहार में चुनाव आयोग उठाए हैं। इसके हाँ, एक तरफ है कि आप इस नीति का हमको कहिए, ये नीति बिहार के लिए, देश के हित में है या नहीं। काम करने के दौरान एक कोई असुविधा हो, ये अलग विषय है जी। उसको सुधारने का कोई विकल्प न छोड़ा हो तो बेईमानी है। लेकिन काम करने का पूरा विकल्प, सुधारने का पूरा विकल्प छोड़ा गया हो, लेकिन पवित्र भाव हो कि मेरा बिहार बंगाल के तरह रक्त रंजिश
आगे आने वाला दिन में ना हो, इसके लिए ये नियम बनाया गया। तो मुझे लगता है सबको प्रसन्न। प्रतिमा जी एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि अभी सीट बंटवारे को लेकर बात फंसी हुई है, तो कब तक ये फाइनलाइज हो जाएगा महागठबंधन में? और उसी के साथ छोटा सा जवाब कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित क्यों नहीं करे? छोटा सा जवाब आपसे स्पेसिफिक। बहुत जल्द ही हो जाएगा सीट का बंटवारा, तो लगता है कि आजकल में हो ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चरण का नॉमिनेशन 10 तारीख से शुरू भी होने वाला है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? अब ना तो मैं सीईसी की मेंबर हूँ, ना सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं पार्टी की एक साधारण वर्कर हूँ, लेकिन सीटों की बात नहीं है। बात ये है कि महागठबंधन 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़े। देखिए, हम लोग ख्याली पुलाव पकाने वाले नहीं हैं कि देहात में वो कहावत है कि गाछे कटहर होठे तेल, कुछ है नहीं, पहले ही तय कर लिए कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे। सब जानता है कि महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो सीएम भी बनेंगे और हमारे पार्टी में, लेकिन आप अभी इसको मतलब घोषणा करने के लिए तैयार नहीं कांग्रेस? जी नहीं, अभी कांग्रेस जो है, कांग्रेस अभी तेजस्वी जी के नाम पे सहमति नहीं जता रही है। सहमति जताने की बात नहीं, अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हैं कि जब हमारी 243 सीटों पे लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल सैनी जी, अब इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन कितनी सीटें लेकर सरकार बनाने जा रहा है? आपका दावा क्या है? देखिए, किसी भी दल का ये अपना एक ये तैयार करता है कि लगभग हम इतना आएंगे, कोई धरती पर एप्रोप्रिएट नहीं बता सकता। अंदाजा फिर भी हम लोग इतना मानते हैं कि हर सूरत में 200 सीट हमको, मैं अपने बदौलत, बोलने के बदौलत नहीं, चूंकि बिहार की जनता एनडीए सरकार के काम को देखकर उनका जो मन है, जनता का जो मन है, 200 मन के हिसाब से मैं मानता हूं 200 सीट महागठबंधन का नंबर लाकर मजबूत सरकार बनाएंगे। फिर हम वही बोलेंगे, गाछे कटहर होठे तेल। नंबर कोई एक लोकसभा में 400 पार थे, कहाँ आ गए? अरे मैं आपका नंबर पूछ रहा हूँ, महागठबंधन का कोई नंबर प्रेडिक्शन हम कोई ज्योतिषी थोड़ी। ठीक है, मतलब अभी उसका भविष्यवाणी नहीं करना चाहती। बहुत शुक्रिया सैनी जी आपका, प्रतिमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बात बिहार के इस अंक में, इस सत्र में फिलहाल इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।